मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी, पूर्व विधायक संजीव आर्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना में बनाए गए एजेंट कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए और इस दौरान प्रकाश जोशी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उन्हें विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार ही बनने जा रही है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी शासन के कार्यकाल के नाकामियों की वजह से जनता हताश है, महंगाई चरम पर है। हर नौजवान, बुजुर्ग, महिला बीजेपी सरकार का तख्ता पलटने का मन जनता ने बना लिया है। सम्मेलन पहली बात सम्मेलन नहीं, मतगणना 4 तारीख को होगा। मतगणना में जो हमारे मतगणना अभ्यर्थी अंदर बैठेंगे, सब मुलाकात और बातचीत के चुनाव का धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। सबसे बैठिए, उससे बैठे बातचीत करेंगे। मतगणना कैसे करेगा, उसको लेकर क्या सावधानियां बरती जाए, उस तरह बातचीत करने आए। दरअसल में आज हमारे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी लोकप्रिय माननीय प्रकाश जोशी काशीपुर आ रहे हैं। उनका मेन मकसद ये है कि जिन जिन लोगों ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं में सांसदी का चुनाव, एमपी का चुनाव बड़े तन मन से और शिद्दत के साथ लड़ाया है, उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करने के लिए माननीय प्रकाश जोशी जी काशीपुर कांग्रेस भवन में पहुंचने वाले हैं। प्रदेश में वनाग्नि के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को तलब करने पर कांग्रेस पार्टी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपदा प्रबंधन की तरफ से वनाग्नि को रोकने के लिए जो पैसा सरकार को दिया गया था वो खर्च नहीं हुआ और मुख्य सचिव को तलब करना राज्य की कार्यप्रणाली के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और साथ ही दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इतनी हताश और निराश हो चुकी है कि हर मुद्दे पर राजनीति ढूंढ रही है। कहने के बावजूद भी अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका खुलासा कर दिया। हमने तो कहा था कि आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से फेल हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आपदा के मद में जो पैसा वनाग्नि को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, यंत्र खरीदने के लिए, तमाम उपकरण खरीदने के लिए जो पैसा देना चाहिए था वो राज्य की सरकार को ने खर्च ही नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट तलब कर रही है अगर चीफ सेक्रेटरी को, तो इससे बड़ा राज्य की सरकार की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह क्या होगा। तो राज्य की वनाग्नि के लिए जिस तरह से हम लोग पहले से कह रहे थे कि राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग, देखिए कांग्रेस इतनी हताश और निराश हो चुकी है कि वो हर चीज में राजनीति को ढूंढ रही है, हर चीज में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया तो इसमें इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस को, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तलब किया करते थे जब अगर कोई बात होती थी। तो मुझे लगता है कि तमाम इन सारी चीजों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिन्होंने उन्हें तलब किया है वनाग्नि को लेकर के, मुझे लगता है वो जवाब देंगे अधिकारी। लेकिन कांग्रेस अपने आप में ही अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो इतनी खुश होने का काम करती है और सरकार पर टीका टिप्पणी करने का काम करती है, क्योंकि सरकार बखूबी अपना काम कर रही है, कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। सूखे की मार झेल रहे बागानों पर नैनीताल डीएम एक्शन में आई है और नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने बागबानों के साथ सड़कों और पेयजल सुविधाओं पर हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी काम लंबित हैं उनको तत्काल पूरा किया जाए। में क्या मदद की जा सकती है, किस तरह की चीजें किसानों की आवश्यकता है। जैसे इस एरिया में एक चीज निकल कर आई कि यहाँ पर बाकी इन्वेस्टमेंट में मदद की अपेक्षा यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में लोगों को मदद चाहिए।
तो उसमें कृषि विभाग ने कुछ अभिनव प्रयोग किए हैं जिनका लाभ भी किसानों को मिल रहा है, उसको भी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य किसानों को मार्केटिंग में हेल्प करना, कोऑपरेटिव फेडरेशन वगैरह किसानों का बनाना या एफपीओ वगैरह बनाना, इस सब में भी आगे विभाग काम करेगा। अभी जो पुराने काम चल रहे हैं उनका फीडबैक हम लोग आज ले रहे हैं। चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर रोका गया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए उन्हें श्रीनगर में रुकने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले रूट पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए श्रीनगर में ही यात्रियों को रोका गया। साथ ही उन्होंने बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को जाम खुलने के बाद ही यात्रा की अपील की है। परमिशन हमें मिली है अभी तक। ऊपर के इलाके में काफ़ी ज़्यादा रश है, अनएक्सपेक्टेड नंबर काफ़ी बड़ा है। इस कारण से जब तक कि ऊपर के जाम की कंडीशन क्लियर नहीं होती तब तक के लिए श्रीनगर में हम लोगों ने अरेंजमेंट्स करा रखे हैं। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे लाइट्स लाउड स्पीकर के थ्रू कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करने वाले हैं। साथ ही कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि उनको जो भी मदद ली जानी हो वहाँ से ली जा सके। और साथ ही हम लोगों ने उन लोगों के रुकने के अरेंजमेंट्स भी कर दिए हैं जो हमारे तीर्थयात्रीगण हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी किस्म की असुविधा ना हो सभी लोगों को, और जैसे ही जाम की स्थिति क्लियर होती है यहाँ से गाड़ियों को रवाना करें। इस प्लेस से जहाँ पे आपके पास में मेडिकल फैसिलिटी है, क्योंकि हमारा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे है। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से कमर्शियल वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। और इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि ऋषिकेश और हरिद्वार में गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बनने के साथ मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चालकों से बात कर पता लगाया जा रहा है कि उन्हें बीपी, शुगर या आंखों की बीमारी ना हो, और इसी के साथ बुजुर्ग यात्री भी इस मेडिकल कैंप का फायदा उठाते हैं। तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। चारधाम यात्रा की 10 मई से शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर परिवहन विभाग भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और साथ ही वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब। तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला, तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। घर घर गंगा जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की योजना
परवान चढ़ने लगी है। गंगोत्री और ऋषिकेश से भेजे जा रहे गंगा जल को डाक विभाग अहमदाबाद मेल और मसूरी एक्सप्रेस से दिल्ली के कई शहरों में पहुंचाया जा रहा है और गंगा जल की 200 ml की बोतल की कीमत 15 रुपए और गंगोत्री से भरी जा रही बोतल की कीमत 25 रुपए रखी गई है। वहीं जीपीओ डाक सेवाएं देहरादून के निदेशक अनुसूया प्रसाद चमोला ने बताया कि गंगा जल की डिमांड देश विदेश से काफी संख्या में आ रही है और जीपीओ देहरादून सभी को घर बैठे गंगा जल उपलब्ध करा रहा है और साथ ही अपने आप में ये बड़ी बात है। नहीं, देखिए गंगा जल का रिस्पॉन्स तो पहले से ही काफी अच्छा है और ये हर साल जो है ये बढ़ रहा है। अभी हम अगर पिछले कुछ सालों से अगर आंकड़ा देखें तो लगभग हमारा 4 लाख से लेकर के और 6 लाख के बीच में जो है बॉटल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3000 पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो चूंकि लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, आपको गंगोत्री का गंगा जल उनके आसपास के डाकघरों से उपलब्ध हो रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है डाक विभाग की। और इसकी जो तैयारियां हैं, क्योंकि अभी जो अगला सीजन है वो शुरू हो चुका है, गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, तो हमारा ये जो गंगा जल वाला जो स्कीम है ये भी अपना हल्द्वानी नगर निगम में चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और इस बार जिला निर्वाचन विभाग द्वारा हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव के लिए बनाए जाने वाले बूथों में कई बदलाव किए गए हैं। और बता दें कि जिला निर्वाचन विभाग द्वारा जिस मतदान केंद्र में ज्यादा बूथों की संख्या है उन्हें आसपास के सरकारी विद्यालयों या निजी विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। और वहीं हल्द्वानी में राजनीतिक दलों के बैठक लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए ये प्रस्ताव बनाया गया है कि मतदान केंद्र और मतदान स्थल लोगों के नजदीक बनाए जाए ताकि मतदान स्थलों में ज्यादा भीड़ भी ना हो। मतदाताओं की संख्या 2 लाख से अधिक और बूथों पर किए गए अहम बदलाव, जिसको लेकर नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और साथ ही मतदाताओं की संख्या जो है वो 2 लाख से अधिक बताई जा रही है, जिसको लेकर बूथों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। और इसी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। तस्वीरें हल्द्वानी से हैं, जहां पर नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी को देखते हुए अधिकारियों को एक बैठक में दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही बूथों में अहम तरीके से बदलाव नजर आएंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। देखिए, हम अभी नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 में होने हैं और नगर निगम हल्द्वानी में हमारे 278 पोलिंग बूथ हैं, 60 वार्ड हैं, 2,33,000 से अधिक यहाँ पर मतदाता हैं। वोटर टर्नआउट बढ़े, मतदाताओं को कम से कम पैदल दूरी तय करनी पड़े, उसके लिए हमने अपने जो पोलिंग बूथ हैं उनका रिव्यू किया है। और उसके बाद हम लोगों ने उसमें सभी राजनीतिक दलों को आज इसलिए बुलाया था कि जो हमने बूथ शिफ्टिंग को और चेंज करने को लेकर प्रस्ताव बनाया है उस पर उनकी सहमति ली गई। कुछ उनके सुझाव और हमें प्राप्त हुए हैं, उनका भी हम परीक्षण करा रहे हैं। उसके बाद बूथ संशोधन के लिए प्रस्ताव जिला स्तर के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और सुरक्षित और सुचारू चारधाम यात्रा के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और पुलिस को सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्था देखनी चाहिए। सीएम ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पहले प्राथमिकता बताया और श्रद्धालुओं से भी अनुरोध किया कि वे चार
धाम यात्रा के लिए पंजीकरण के अनुसार दी गई तारीख के अनुसार ही दर्शन के लिए आए। साथ ही अपील भी की गई कि स्वास्थ्य जांच और मौसम का पूर्वानुमान देखने के बाद ही वे चारधाम यात्रा पर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में दिशा निर्देश दिए कि चारों धामों में वीआईपी एंट्री की व्यवस्था 31 मई तक कर दी जाए। बता दें कि वीआईपी दर्शन के लिए 31 मई तक व्यवस्था की जाए। चारधाम यात्रा पर सीएम धामी ने बैठक की है और साथ ही ग्राउंड जीरो पर व्यवस्था को देखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। देहरादून तस्वीरें हैं जहां पर चारधाम यात्रा पर सीएम धामी की बैठक, ग्राउंड जीरो पर व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा पर सीएम धामी की बैठक। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है और एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और साथ ही एनजीटी के इस आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस थमा दिया गया है, जिससे लोगों में काफी चिंता बढ़ गई है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमने जो अतिक्रमण चिन्हित किए हैं वे 11 मार्च 2016 के बाद किए गए हैं। भीमताल में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और निर्वाचन नियमावली का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने, किसी प्रविष्ट का नाम संशोधित करने या आपत्ति करने की अवधि 16 मई से बढ़ाकर 19 मई 2024 तक कर दी गई है। निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं विभिन्न जो कार्यक्रम होने उसके लिए। इसके अलावा निर्वाचन नामावलियां हमारी तैयार हो गई हैं और निर्वाचन नामावलियां पिछले 9 तारीख से पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए रखी गई कि उनकी कुछ दावे आपत्तियां हों तो उसको वहां पे कर सकते हैं और ये प्रक्रिया 19 तक चलेगी। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य मार्च महीने तक रखा गया था, लेकिन अब इस लक्ष्य को 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है और इस बात को लेकर देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना
कमठान ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को विस्तारीकरण मिलने की वजह से उन्हें पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय मिल गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जो लगभग 90 कार्य पूरे होने बाकी हैं। पौड़ी जिले के राजकीय जूनियर हाई स्कूल पैडुल के छात्रों को मिलने जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचे विधायक राजकुमार पौड़ी ने फूड पॉइजनिंग का शिकार करते हुए बच्चों का हालचाल जाना, जहां चिकित्सकों ने बताया कि बच्चों की हालत में काफी सुधार है और इस दौरान विधायक ने अस्पताल के चिकित्सकों को बच्चों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए और इस मौके पर सीएमएस और साथ ही डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी, डॉक्टर अड्डावाला, विजय बाबू, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सरजीत तोमर और कई लोग मौजूद रहे। इस संबंध में इतना जरूर कहूंगा कि कल जैसे मुझे पता लगा और हमारे कार्यकर्ताओं को जैसे वहां पता लगा बच्चों को जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से तबियत खराब हो रही है, तो हमारे यहाँ पर मंडल अध्यक्ष विवेक मंगाई और अन्य कार्यकर्ता उनके साथ विद्यालय में पहुंचे और उन बच्चों को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए पौड़ी जनपद जिला मुख्यालय अस्पताल में ले आए और वहां पर उनका अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। आज मैं स्वयं देखने गया था, तो आज उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और वो स्वस्थ हैं। बिल्कुल उनको अच्छी तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया जिला अस्पताल के द्वारा और आज उनको वापस विद्यालय घर भेजा गया। देहरादून के सौंदर्यीकरण के लिए एमडीडीए ने दीवारों पर रंग बिरंगी कलाकृतियां बनाई और जिसका जनता समर्थन कर रही है और इसी के साथ जनता सौंदर्यीकरण के ऐसे कामों को लगातार करते रहने का सुझाव दे रही है। लोगों का कहना है कि सिर्फ कोई बड़े विश्व स्तरीय कार्यक्रम के बहाने से ही सरकार ऐसे कार्य ना करे, बल्कि शहर की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए लगातार सौंदर्यीकरण किया जाए और साथ ही दिसंबर में इन्वेस्टर समिट को देखते हुए देहरादून का सौंदर्यीकरण कराया गया था। दौरान क्योंकि इन्वेस्टर्स कि क्यों इन्वेस्टर समिट के दौरान ही ये सब वॉल पेंटिंग्स क्यों ये हमेशा नहीं रह सकती वॉल पेंटिंग। स्मार्ट सिटी एमडीडीए ने इसको किया है और उसके बाद अक्सर देखने में आया कि जो वॉल पेंटिंग्स बनाई गई थी तो कई जगह पर जिन वॉल में वो बनाई गई थी वो वॉल ही तोड़ दी गई क्योंकि वो जर्जर स्थिति में थी। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हमारे वॉल पेंटिंग बनाई गई थी। ये काफी जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको देखने में काफी अच्छी लगी। जो बाहर से लोग आए उनको काफी इम्पैक्ट पड़ा होगा और कहीं ना कहीं ये ना हमारी जो खाली दीवारें हैं उनको फिल करने के लिए काफी अच्छी लगेंगी। और मैं अपनी सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि जितनी भी खाली दीवारें हैं तो उनपे ना वॉल पेंटिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए। जी मैं ये बोलना चाहूंगा इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला है, बहुत ही ज्यादा सौंदर्यीकरण बढ़ा है, जिससे देहरादून ही नहीं पूरे उत्तराखंड का बढ़ा है। जहाँ भी ये हमारे समिट हुए G20 हुआ, इससे मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। एक तो हमारी हिंदी सबसे आगे निखर के आई, हमारी कला बाहर निकल के आई, जो देश विदेश के लोगों ने देखा कि हाँ भाई ये है रंगोली, ये चीज है, हमारे यहाँ की क्या सांस्कृतिक चीज है उत्तराखंड की, उसकी पेंटिंग लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।